जरा कल्पना कीजिए 1992 के उस दौर की। एक युवा खिलाड़ी अपने पहले इंटरनेशनल दौरे पर जाता है और कुछ ही समय बाद उसे राष्ट्रीय टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और मजे की बात देखें, वजह उसका कोई खराब प्रदर्शन नहीं था। बिल्कुल नहीं, वजह थी बस एक अफवाह। मतलब कहा गया कि उस 20 साल के लड़के ने मैदान पर अपने सीनियर साथियों के लिए पानी ले जाने से साफ मना कर दिया है। हाँ, और उस पर ऐसा अहंकारी होने का ठप्पा लगा कि सबने मान लिया कि भाई इस लड़के का करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। एकदम सही। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह अपमानित करके निकाला गया वही खिलाड़ी एक दिन भारतीय क्रिकेट का महाराज और प्रिंस ऑफ कलकत्ता कहलाएगा। ये सच में एक बहुत ही अविश्वसनीय सफर है। बिल्कुल। और आज हम इसी सफर की गहराई में जा रहे हैं। आज की इस चर्चा का आधार हमने कई दिलचस्प स्रोतों को बनाया है, जैसे कि सौरव गांगुली की अपनी आत्मकथा सेंचुरी इज नॉट इनफ और लीडरशिप पर कुछ बेहतरीन केस स्टडीज। और हमने लॉर्ड्स के इतिहास से एक आंकड़ों और उनके कुछ बेहद विस्तृत इंटरव्यूज, खासकर वो TV9 समिट वाला इंटरव्यू, उसे भी शामिल किया है। सही कहा। और देखिए, आज हमारा मकसद सिर्फ उनके बनाए गए रनों या शतकों का हिसाब लगाना नहीं है। बिल्कुल नहीं, आंकड़े तो सबको बताएं। हाँ, हमें तो उस माइंडसेट और उस लीडरशिप फिलॉसफी की गहराई में जाना है जिसने एक डरी सहमी भारतीय टीम को दुनिया की आंखों में आंखें डालना सिखाया। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें उस सांचे को समझना होगा जिससे सौरव गांगुली निकल कर आए थे। उनके शुरुआती जीवन के बारे में आप कह रहे हैं? हाँ, क्रिकेट के मैदान पर उनका जो एक बेखौफ रवैया दुनिया ने देखा ना, उसकी जड़ें उनके बचपन में थीं। 1972 में कोलकाता के एक बेहद रसूखदार परिवार में उनका जन्म हुआ था। मतलब कोई आम मिडिल क्लास परिवार नहीं था उनका? अरे बिल्कुल नहीं। उनके पिता शहर के सबसे बड़े प्रिंटिंग बिजनेस के मालिक थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। महल जैसा घर, नौकर चाकर, और बचपन से ही उन्हें महाराज बुलाए जाने की आदत थी। तो एक तरह से वो शाही परवरिश थी उनकी। बिल्कुल। और इसी शाही परवरिश ने उनके अंदर एक स्वाभाविक आत्मविश्वास भर दिया था, जो बाद में मैदान पर उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बना और उनके आलोचकों के लिए उनके अहंकारी होने का सबूत भी। वो तो है। हम सब जानते हैं कि वो गॉड ऑफ ऑफसाइड है। मतलब कवर ड्राइव मारते वक्त उनकी टाइमिंग एकदम किसी कविता जैसी लगती थी। हाँ, एकदम एफर्टलेस। लेकिन इन स्रोतों से ना एक बहुत ही दिलचस्प बात निकल कर आती है, जो मुझे लगता है बहुत कम लोग गहराई से सोचते हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले सौरव गांगुली, हाँ, वो असल में राइट हैंडेड हैं। ये सच में बहुत कम लोगों को पता होता है। मतलब उन्होंने लेफ्ट हैंडेड बैटिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए सीखी ताकि वो अपने बड़े भाई स्नेहाशीष के क्रिकेट गियर इस्तेमाल कर सके। बस उपकरणों के लिए। हाँ, सोचकर देखिए, क्या ये वैसा नहीं है जैसे कोई व्यक्ति सिर्फ अपने भाई के गिटार का उपयोग करने के लिए उल्टे हाथ से गिटार बजाना सीख ले और फिर दुनिया का सबसे महान गिटारिस्ट बन जाए? बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और यहीं पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये मनोविज्ञान और अडेप्टेबिलिटी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। वो कैसे, थोड़ा समझाइए। देखिए, क्रिकेट जैसे खेल में जहां हर एक शॉट आपकी मसल मेमोरी और हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करता है ना, वहां अपने स्वाभाविक तरीके के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल है। हाँ, राइट हैंडेड होके लेफ्ट से खेलना। बिल्कुल। एक नया स्टैंड अपनाना और उसे इंटरनेशनल लेवल की महारत तक ले जाना, ये कोई साधारण बात नहीं है। यह उनकी उस गहरी जिद को दिखाता है जो उनके पूरे करियर में बार बार सामने आई। वही जिद जो 1992 में टीम से निकाले जाने के बाद भी दिखी थी। एकदम सही पकड़ा आपने। जब 1992 में उन्हें उस पानी वाले विवाद या अफवाह के कारण टीम से निकाला गया, तो वो इस शाही गुरूर में नहीं बैठे रहे कि मुझे कैसे निकाल दिया। हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी में रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा किया कि चयनकर्ताओं को उन्हें वापस बुलाना ही पड़ा। और फिर जब 1996 में उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में जगह मिली, तो उन्होंने सीधे लॉर्ड्स के मैदान पर अपने डेब्यू टेस्ट में 131 रन ठोक दिए। बिल्कुल। लॉर्ड्स, जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, जहां दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर नर्वस हो जाते हैं, वहां डेब्यू करते हुए बनाया गया ये स्कोर आज भी एक रिकॉर्ड है। अरे वाह! और उस जिद की झलक उनकी निजी जिंदगी में भी तो दिखती है ना? हाँ, वो शादी वाला किस्सा। बिल्कुल। 1996 के उसी इंग्लैंड दौरे से एक हीरो की तरह लौटने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त डोना से भागकर शादी कर ली थी। हाँ। दोनों के परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। हाँ, लेकिन जो इंसान ठान लेता था वो करके रहता था। लेकिन मुझे लगता उनकी असली परीक्षा तो तब शुरू हुई जब 2000 में भारतीय क्रिकेट अपने इतिहास के सबसे काले दौर से गुजर रहा था। आप मैच फिक्सिंग स्कैंडल की बात कर रही हैं? हाँ,
उस स्कैंडल ने सब कुछ तबाह कर दिया था। ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा था कि कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। बाहर प्रशंसक खिलाड़ियों के पुतले फूंक रहे थे। बिल्कुल, ऐसे जहरीले माहौल में कप्तान का ताज असल में कांटों का ताज था, जिसे कोई पहनना ही नहीं चाहता था। और वहीं से गांगुली की लीडरशिप क्रांति की शुरुआत होती है। हमारी जो लीडरशिप केस स्टडी है ना, वो बताती है कि कप्तान बनते ही उन्होंने सबसे बड़ा बदलाव जो किया वो था मेरिटोक्रेसी को स्थापित करना। मेरिटोक्रेसी मतलब? योग्यता के आधार पर जगह। बिल्कुल। उन्होंने साफ कर दिया कि टीम में जगह किसी की सीनियरिटी या सिर्फ सुरक्षित खेलने के तरीके से नहीं मिलेगी। कोई सेफ गेम नहीं चलेगा। हाँ, उन्होंने मैच विनर्स की एक नई फौज तैयार की। वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, MS धोनी और जहीर खान। क्या लिस्ट है ये, है ना? इन खिलाड़ियों में एक बात कॉमन थी, ये सभी बिना किसी डर के अपना स्वाभाविक खेल खेलते थे। गांगुली ने इनके अंदर से हारने का डर एकदम निकाल दिया था। सहवाग का उदाहरण यहाँ मुझे लगता है सबसे सटीक बैठता है। बिल्कुल, बताइए कैसे? देखिए, सहवाग मूल रूप से एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज थे और टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करना कोई मजाक तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, खासकर तब जब आपको नई लाल गेंद का सामना करना हो जो हवा में स्विंग कर रही हो। हाँ, तो एक युवा खिलाड़ी को ओपनिंग के लिए मनाना बहुत मुश्किल काम रहा होगा। TV9 के इंटरव्यू में गांगुली ने इस पर बहुत गहरी बात कही है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर मुझे सिर्फ प्लेयर रिप्लेस करना है तो मेरी क्या काबिलियत है। वाह, ये बहुत गहरी बात है। और अगर हम सहवाग के नजरिए से सोचे ना, एक नया खिलाड़ी चीन ने अपनी जगह पक्की करना चाहता है। उसे डर था कि अगर मैं नई गेंद के सामने ओपनिंग करते हुए फ्लॉप हो गया तो मुझे टीम से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, ये डर तो होगा ही। तो गांगुली ने लीडरशिप का सबसे बड़ा गुण दिखाते हुए सहवाग को सिक्योरिटी दी। मतलब उन्हें भरोसा दिलाया। हाँ, उन्होंने वादा किया कि अगर तुम ओपनिंग में नाकाम भी रहे तो भी मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं करूंगा, बल्कि वापस मिडिल ऑर्डर में जगह दूंगा। अरे वाह! जब एक कप्तान खिलाड़ी के करियर की गारंटी खुद ले लेता है ना, तब सहवाग जैसा कोई विस्फोटक बल्लेबाज जन्म लेता है। सही बात है। और ये आक्रामकता सिर्फ उनके फैसलों में नहीं, बल्कि उनके अपने खेल में भी साफ दिखती थी। 1999 के वर्ल्ड कप की पारी याद है आपको? बिल्कुल। श्रीलंका के खिलाफ उनके वो 183 रन्स और राहुल द्रविड़ के साथ 318 रनों की वो ऐतिहासिक पार्टनरशिप, वो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। एकदम सही। लेकिन ठीक है, चलिए इस आक्रामकता वाले पहलू को ना थोड़ा और कुरेदते हैं। ठीक है, क्रिकेट हमेशा से एक जेंटलमैन गेम माना गया है ना? और गांगुली खुद एक बहुत ही रसूखदार और शाही परिवार से आते थे। हाँ। लेकिन 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नेटवर्क सीरीज के फाइनल में भारत की जीत के बाद उन्होंने जो किया, उसने सबको चौंका दिया था। आप लॉर्ड्स की बालकनी वाले जश्न की बात कर रही हैं। बिल्कुल, लॉर्ड्स की बालकनी, जहां दुनिया भर के क्रिकेट के सबसे कड़े नियम और प्रोटोकॉल लागू होते हैं, वहां अपनी शर्ट उतारकर हवा में लहराना, क्या ये उनके अपने बैकग्राउंड और खेल के तथाकथित सभ्य स्वरूप के बिल्कुल खिलाफ नहीं था? देखने में तो ऐसा ही लगता है। तो एक राष्ट्रीय कप्तान का लॉर्ड्स की बालकनी में ये रूप दिखाना आखिर किस बात का संकेत था? देखिए, अगर हम इसको थोड़े बड़े नजरिए से देखें ना, तो ये कोई अचानक आया हुआ गुस्सा या सिर्फ एक जीत का उन्माद नहीं था। तो फिर क्या था? ये एक बहुत ही सोची समझी साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट थी। उस समय दुनिया भर में भारतीय टीम की छवि कैसी थी, ये सोचिए। एक ऐसी टीम जो भर पर तो शेर है, लेकिन बाहर जाकर हार जाती है। बिल्कुल, विदेशों में जाकर तेज पिचों पर बाउंसर्स के सामने नर्वस हो जाने वाली टीम, जो आसानी से दबाव में बिखर जाती थी। उस दब्बू भारतीय की छवि को तोड़ना बहुत जरूरी था। अच्छा, तो ये एक तरह का जवाब था। हाँ, आपको याद होगा इंग्लैंड के एंड्रू फ्लिंटॉफ ने कुछ समय पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शर्ट उतारकर जश्न मनाया था। अरे हाँ, वो घटना। गांगुली का लॉर्ड्स में वही काम करना असल में दुनिया को यह बताना था कि अब भारतीय टीम पलटवार करना जानती है। ये आंखों में आंखें डालकर लड़ने वाली नई टीम इंडिया है। ये बहुत ही पावरफुल बात है। लेकिन यार, इसी आक्रामकता और निडरता ने ना उनके करियर का सबसे बड़ा संकट भी खड़ा कर दिया था। हाँ, वो दौर तो सबको याद है। जब जॉन राइट का कार्यकाल खत्म हुआ तो गांगुली को एक ऐसे ही आक्रामक कोच की तलाश थी जो टीम को और धारदार बना सके। और यहीं भारतीय क्रिकेट में एंट्री होती है ग्रेग चैपल की। सही कह रही है। 2005 और 2006 का वो दौर शायद भारतीय क्रिकेट के सबसे नाटकीय कुल विवादित अध्यायों में से एक है। बिल्कुल है। और ये बात सच है कि जॉन राइट के बाद ग्रेग चैपल को कोच की कुर्सी तक पहुंचाने में सबसे बड़ी पैरवी खुद गांगुली नहीं की थी। हाँ, वो खुद उन्हें लेकर आए थे।
लेकिन 2005 में जिम्बाब्वे दौरे पर जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। वहां चैपल ने सीधे गांगुली से कप्तानी छोड़ने को कह दिया था। एकदम से? हाँ, और इसके बाद का घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। चैपल का एक गोपनीय ईमेल मीडिया में लीक हो गया जो उन्होंने बीसीसीआई को लिखा था। उस ईमेल में क्या था? इस ईमेल में चैपल ने गांगुली को मानसिक और शारीरिक रूप से अनफिट करार दिया था। बाप रे। उनका सीधा आरोप था कि कप्तान बांटो और राज करो, यानी डिवाइड एंड रूल की नीति अपना रहे हैं और अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए टीम के माहौल को खराब कर रहे हैं। और इसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा। नतीजा ये हुआ कि गांगुली से कप्तानी छीनी गई, राहुल द्रविड़ को कप्तान बनाया गया और फिर धीरे धीरे गांगुली को वनडे और टेस्ट टीम से भी बाहर कर दिया गया। और इसके बाद जो बवाल हुआ ना, वो किसी राजनीतिक भूचाल से कम नहीं था। कोलकाता की सड़कों पर तो प्रदर्शन हुए थे। हाँ, ईडन गार्डन्स में जब दक्षिण अफ्रीका की टीम मैच खेलने आई तो भारतीय दर्शकों ने चैपल और भारतीय टीम को हूट किया और मेहमान दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों का समर्थन किया। सोचिए, अपने ही देश में अपनी टीम का विरोध। बिल्कुल। और इसके बाद 2007 वर्ल्ड कप की वो शर्मनाक हार आई जहां भारतीय टीम पहले ही राउंड में बांग्लादेश से हारकर बाहर हो गई और अंततः चैपल को इस्तीफा देना ही पड़ा। वो बहुत बुरा दौर था। और बाद में जब खिलाड़ियों ने अपनी किताबें लिखी या इंटरव्यू दिए तो सचिन तेंदुलकर, जहीर खान, वीवीएस लक्ष्मण और हरभजन सिंह जैसे दिग्गजों ने चैपल के काम करने के तरीके की भारी आलोचना की। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। हरभजन ने कहा कि वो खिलाड़ियों में फूट डालते थे। जहीर ने उन्हें कंट्रोल फ्रीक कहा और सचिन ने उन्हें एक ऐसा रिंग मास्टर बताया जो अपने विचार खिलाड़ियों पर थोपता था। देखिए, यहाँ हम किसी एक पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, हम सिर्फ स्रोतों की बात कर रहे हैं। एक तरफ चैपल की ईमेल में कप्तान के फिटनेस और रवैये को लेकर अपनी चिंताएं थीं और दूसरी तरफ पूरी टीम के दिग्गजों का ये स्पष्ट मानना था कि चैपल का तानाशाही रवैया ड्रेसिंग रूम को बर्बाद कर रहा है। सच्चाई जो भी हो, इस टकराव ने भारतीय क्रिकेट को एक गहरे संकट में डाल दिया था। वो तो है, लेकिन इससे ना एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या? हम अभी तक गांगुली के आई फॉर टैलेंट यानी सही इंसान को पहचानने की परख की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने सहवाग, धोनी, युवराज को पहचाना। बिल्कुल। तो फिर वही गांगुली ग्रेग चैपल को कोच बनाने के फैसले में इतनी बुरी तरह कैसे चूक गए? क्या उनका आई फॉर टैलेंट यहाँ पूरी तरह से धोखा खा गया था? ये बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन देखिए, ये स्थिति असल में कॉर्पोरेट और स्पोर्ट्स लीडरशिप में बहुत बार देखी जाती है। अच्छा, कैसे? ये ऐसा था जैसे एक ही म्यान में दो तलवारें रखने की कोशिश करना। गांगुली और चैपल दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा पर्सनैलिटी थे। दोनों ही डोमिनेटिंग। हाँ, जब कोई लीडर अपने लिए सहयोगी चुनता है ना, तो शुरुआत में उसे दूसरे इंसान में अपनी ही आक्रामकता और अपना ही जुनून दिखाई देता है। गांगुली को भी लगा होगा कि चैपल की बेबाकी टीम को और मजबूत बनाएगी। हाँ, कि वो भी मेरी तरह ही सोचते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब दो अल्फा पर्सनैलिटी एक ही ड्रेसिंग रूम में आमने सामने आते हैं तो सत्ता का टकराव होना तय है। पावर क्लैश। एकदम। दोनों का विजन भले ही टीम की जीत हो, लेकिन स्टीयरिंग व्हील दोनों अपने हाथ में रखना चाहते थे। चैपल का अपना तरीका था टीम चलाने का और गांगुली अपने तरीके से टीम को यहां तक लाए थे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। समझ गए। लेकिन जब गांगुली को टीम से निकाला गया तो क्रिकेट पंडितों ने उनके करियर का ऑब्ituary यानी एक तरह से शोक संदेश ही लिख दिया था। सबको लगा कि महाराज का अंत हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। ये बिल्कुल किसी कॉर्पोरेट थ्रिलर जैसा है। वो कैसे? मतलब सोचिए, एक कंपनी के को-फाउंडर को उसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अपमानित करके निकाल दिया जाता है और फिर वो न सिर्फ शानदार वापसी करता है बल्कि उसी कंपनी यानी बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनकर उभरता है। ये तुलना बहुत शानदार है। अपनी किताब सेंचुरीज नॉट इनफ में उन्होंने इस दौर को अपने जीवन का सबसे अंधकारमय समय बताया है। उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में? वो लिखते हैं कि ये कुछ ऐसा था जैसे एक दिन रोल्स रॉयस चलाना और अगले दिन फुटपाथ पर सोना। बाप रे, इतना बुरा? हाँ, लेकिन इसी दौर ने उनकी असली फाइटिंग स्पिरिट को साबित किया। उम्र के उस पड़ाव पर जहां कई खिलाड़ी रिटायरमेंट ले लेते हैं, गांगुली वापस घरेलू क्रिकेट में गए और मेहनत की। बिल्कुल। और उन्होंने अपनी बैटिंग तकनीक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव किया। उन्होंने मिडिल स्टंप गार्ड लेना शुरू किया। ये बहुत ही दिलचस्प तकनीकी पहलू है। इसका असल में क्या फायदा था? देखिए, लेग स्टंप गार्ड लेने पर आप स्टंप से थोड़ा दूर खड़े होते हैं, जिससे ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर ड्राइव मारना आसान होता है, जो उनकी ताकत थी। हाँ, लेकिन विदेशी पिचों पर
तेज गेंदबाज उन्हें शॉर्ट पिच और शरीर के करीब गेंदें फेंककर बहुत परेशान कर रहे थे। उन्हें फंसा रहे थे। बिल्कुल। तो मिडिल स्टंप गार्ड लेने का मतलब था स्टंप्स की लाइन के ज्यादा करीब खड़े होना। इससे वो ऑफ स्टंप को बेहतर तरीके से कवर कर पा रहे थे। अच्छा। हाँ, उन्हें यह अंदाजा बेहतर हो रहा था कि कौन सी गेंद छोड़नी है और कौन सी खेलनी है। इसने उन्हें शरीर के करीब खेलने पर मजबूर किया, जो खासकर दक्षिण अफ्रीका जैसी तेज और उछाल वाली पिचों पर उनके बहुत काम आया। और इसका नतीजा भी दिखा था। बिल्कुल दिखा। 2006 में जब भारत दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर संघर्ष कर रहा था, तब उन्हें वापस बुलाया गया और वापसी करते ही उन्होंने जोहान्सबर्ग टेस्ट में 51 रनों की ऐसी जुझारू पारी खेली जिसने भारत को दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहली बार टेस्ट जीत दिलाई। अरे वाह! और ये वापसी ना सिर्फ एक मैच तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इसी दूसरे जन्म में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना इकलौता और ऐतिहासिक दोहरा शतक बनाया था, 239 रन। क्या बारी थी वो! हाँ, और वनडे क्रिकेट में भी शानदार वापसी करते हुए श्रीलंका के खिलाफ वो मैन ऑफ द सीरीज बने। साल 2007 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 1106 रन बनाए थे। ये आंकड़े बताते हैं कि वो कोई चुके हुए खिलाड़ी नहीं थे। बिल्कुल नहीं, ये अपने चरम पर खेल रहा एक दिग्गज था। और फिर 2008 में जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो वो अपनी शर्तों पर पूरे सम्मान के साथ गए। और रिटायरमेंट के बाद भी वो रुके नहीं, उन्होंने प्रशासन में कदम रखा और वहां भी अपनी नेतृत्व क्षमता साबित की। हाँ, पहले बंगाल क्रिकेट संघ यानी CAB के अध्यक्ष बने और फिर 2019 से 2022 तक BCCI के अध्यक्ष बने। और कोविड-19 महामारी के उस भयानक दौर में जब पूरी दुनिया रुकी हुई थी, तब बायो बबल बनाकर IPL का सफल आयोजन करवाना कोई मामूली प्रशासनिक काम नहीं था। ये तो है। और इसी कार्यकाल में महिला क्रिकेट को भी बहुत तवज्जो मिली, जिसका नतीजा हमने देखा जब भारतीय महिला टीम ने T20 वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अब इस पूरी कहानी के धागों को एक साथ समेटते हैं। क्या सौरव गांगुली सिर्फ उनके बनाए गए आंकड़ों का नाम है? आंकड़े तो बहुत विशाल हैं। हाँ, वनडे इतिहास में उनके नाम 11,363 रन है। लगातार 4 वनडे मैचों में मैन ऑफ द मैच जीतने का अनोखा रिकॉर्ड भी है। और वो उस बेहद दुर्लभ एलीट क्लब का हिस्सा भी हैं, जिसमें 10,000 रन, 100 विकेट और 100 कैच शामिल हैं। पूरे क्रिकेट इतिहास में सिर्फ 6 खिलाड़ी इस क्लब तक पहुंच पाए। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन तमाम स्रोतों को खंगालने के बाद ये साफ हो जाता है कि गांगुली की असली पहचान ये नंबर नहीं है। तो फिर क्या है? उनकी असली विरासत वो मानसिकता है जो उन्होंने भारतीय ड्रेसिंग रूम को दी। विदेशों में जीते गए उनके 11 टेस्ट मैच इसी बदले हुए निडर माइंडसेट का नतीजा थे। मैं पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जिसे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर जीत हासिल करने का विश्वास था। बिल्कुल। उन्होंने खिलाड़ियों को ये सिखाया कि हार से डरना नहीं है, बल्कि जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है। और यहीं से ना एक बहुत ही गहरा विचार जन्म लेता है जो इस पूरे सफर को एक नया अर्थ देता है। वो क्या? क्या सौरव गांगुली की सबसे बड़ी उपलब्धि उनके बनाए गए रन, उनके जड़े गए शतक या उनकी जीती गई ट्रॉफियां नहीं थी, बल्कि वो निडर और आक्रामक संस्कृति थी जो उन्होंने युवा खिलाड़ियों के भीतर बोई। एक कल्चरल शिफ्ट। हाँ, एक ऐसी संस्कृति जिसने भारतीय टीम को इतना मजबूत, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बना दिया कि अंततः टीम को जीतते रहने के लिए खुद गांगुली की भी जरूरत नहीं रही। ये सच में एक बहुत गहरा विचार है ना? एक सच्चे लीडर की सबसे बड़ी जीत शायद यही होती है कि वो अपने बाद आने वालों को इतना सक्षम बना दे कि वो उसके बिना भी उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और खेल के मैदान के बाहर चल रहे इन माइंड गेम्स को खुद भी समझते रहिए।